Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Dr. Sabah Said, and today we will discuss introduction of behavioral sciences, that is chapter number 1 in your syllabus. And सबसे पहले बच्चे हम ये देखेंगे कि behavioral sciences होती क्या है. तो कमिंग टूवर्ड्स बिहेवियर साइंसेस के बच्चे 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें साइकोलॉजी होती है, सोशियोलॉजी होती है और एंथ्रोपोलॉजी होती है. तो बिहेवियरल साइंसेस इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, sociology and anthropology and condition of health and diseases. Behavioral sciences also include the principles of anatomy, physiology, biochemistry as a basic science to support the holistic medicine. तो बिहेवियरल साइंसेस होती क्या हैं? जो हेल्थ और डिजीज़ की कंडीशन में यूज़ होने वाले तमाम पैरामीटर्स को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करती है. और वो पैरामीटर्स इन द फॉर्म ऑफ साइंस कौन कौन से हैं? साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री. ये इसके बेसिक कंपोनेंट्स हैं. साइकोलॉजी को अगर बच्चे हम देखें तो ये एक डिसिप्लिन है जो इंसानों की मेंटल हेल्थ को डिपिक्ट करता है, और ये गिव आई फीलिंग का मतलब होता है कि मैं कहाँ पर हूँ. ये इंडिविजुअल पैरामीटर है, ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल की हेल्थ पे. Psychology deals with the study of human mind and the role played by various functions, emotions, thoughts, cognitions, motivations, perceptions, and intelligence in maintaining health or causing disease. It also deals that how development of personality takes place. बच्चे इसमें जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो देखें आई फीलिंग है. और आई फीलिंग मतलब कि मैं मेरी खुद जिसे कहते हैं, खुद ही जिसे कहते हैं, वो डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी है. तो वो किस एस्पेक्ट में आता है? वो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में आता है. देन कम्स सोशियोलॉजी. इट इज़ अ डिसिप्लिन एम्फसाइज ह्यूमन सोसाइटी. अब ह्यूमन सोसाइटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं बच्चे? के एक इंसान है, वो सोसाइटी में रह रहा है, उसकी फैमिली है, वो एज ए यूनिट रह रहे हैं, बहुत सारे लोग मिलजुल कर अपना रोल प्ले कर रहे हैं. उसके अलावा सोशल क्लासेस हैं, सर्कमस्टांसिस कुछ ऐसे हैं, जिस तरह अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं, हम टीचर्स हैं, तो ये हमारा क्या है? सोशियोलॉजिकल रोल है. ये सोसाइटी में हम रह रहे हैं तो अपना रोल प्ले कर रहे हैं. देन कम्स एंथ्रोपोलॉजी. बच्चे ये जो है ये एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है ह्यूमन बीइंग्स की. अब इसमें डिफरेंट साइंटिस्ट अपना डिफरेंट पर्सपेक्टिव रखते हैं. कुछ कहते हैं इंसान का एवोल्यूशन जो है वो बंदरों से हुआ, कुछ कहते हैं इंसान जो है अपनी असल सूरत में इसी तरह था और विद द पैसेज ऑफ टाइम इवॉल्व होता रहा. और कुछ एविडेंसेस भी ये कहते हैं कि पहले जो है वो ह्यूमंस की टेल हुआ करती थी, देन लेटर जैसे जैसे एडवांस होता गया, इंसान मॉडर्न होता गया, तो उसके कुछ जो ऑर्गन्स थे वो ख़त्म हो गए, या लेकिन अभी भी उनका जो ओरिजिन है वो पाया जा सकता है. तो ये सारा कुछ कैसे पता चलता है? ये सारा कुछ पता चलता है एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़ से, कि इंसानों की कौन सी नस्ल कौन सी जियोग्राफिया के हिस्से में रहती थी, जियोग्राफिकली वो कहाँ पे रहते थे, कहाँ पे बसते थे. जिस तरह हम कहते हैं कि जो हमारा नॉर्थ है या जिस तरह हमारा ईस्ट है, या अगर मोहनजोदाड़ो देखें और इनकी हिस्ट्री देखें तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो नस्लें आबाद थीं उनके शहर कैसे थे. तो दैट ऑल कम्स फ्रॉम एंथ्रोपोलॉजी. इथोलॉजी क्या होता है? इथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, कि एनिमल्स किस तरह बिहेव करते हैं. ये सारा कुछ किसके अंडर आता है? एंथ्रोपोलॉजी के अंडर आता है. देन कम्स बिहेवियर एंड काइंड ऑफ बिहेवियर. इंसान का किसी भी स्टिमुलाई की तरफ जो रिस्पॉन्स होता है वो उसका बिहेवियर होता है. स्टिमुलाई क्या होता है बच्चे? स्टिमुलाई होता है इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजेस विच आर सेंस्ड बाय द बॉडी. तो दिस इज कॉल्ड स्टिमुलस. और इस स्टिमुलस का जो रिस्पॉन्स होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बिहेवियर. अब सोशल बिहेवियर क्या है? वो बिहेवियर जो इंसान दूसरों के साथ रह के शो करता है. जिस तरह आप ये देखें कि जंगली जानवर हैं वो जंगल में रहने के आदी हैं.
अगर उनको पालतू नहीं किया जाए या उनको अनटेम्ड रखा जाए तो वो इनका ख़तरा होता है कि वो इंसानों के ऊपर क्या करेंगे, हमला करेंगे। तो ये उनका क्या है, ये उनका इनेट बिहेवियर है। अब बिहेवियर की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं? बिहेवियर की दो टाइप्स होती हैं। एक बिहेवियर की टाइप होती है इनेट बिहेवियर और दूसरा इसकी टाइप होती है लर्न्ड बिहेवियर। इनेट बिहेवियर वो होता है बच्चे जो इंसान के अंदर उसकी पैदाइश के टाइम से मौजूद होता है, और लर्न बिहेवियर क्या होता है, जो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम लर्न करता है। जिस तरह अब आप पैदा ही हुए थे तो आप लोग फार्मेसी टेक्नीशियंस पैदा नहीं हुए थे, आपने विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या किया है, ये नॉलेज गेन किया है, इसको लर्न किया, एंड देन यू बिकेम द टेक्नीशियंस। देन कम्स प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल बिहेवियर। प्रिंसिपल ऑफ सोशल बिहेवियर में बच्चे ये सारा कम्युनिकेशन के अंडर भी हमने डिस्कस किया है कि जब किसी से मिलें तो उसको अच्छा तासुर दें, हर किसी को डिग्निटी और रिस्पेक्ट से ट्रीट करें, कम्युनिकेट इफ़ेक्टिवली, सिर्फ बोले ना सुने भी सही कि अगला क्या मौक़िफ़ रखता है। एक सेफ़ इन्वायरमेंट होनी चाहिए, इंटरप्ट ना करें एक दूसरे को बात करते हुए, और जो दूसरे की बात की राजदारी और कॉन्फिडेंशियलिटी रखें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बच्चा जो है वो बात बता रहा है, फ़हद तलहा को बता रहा है, तलहा पूरी क्लास को बता रहा है, तो ये वाला एटीट्यूड आप लोगों का नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने क्या करना है जी, कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी है, प्राइवेसी रखनी है, बात को इधर से उधर नहीं फैलाना। ये भी क्या है, एक सोशल बिहेवियर में सेफ़ इन्वायरमेंट जो है वो मेंटेन करता है। देन कम्स यूजिंग की वर्ड एट की टाइम। कहते हैं ना पहले तोलें फिर बोलें, तो आपने ये बहुत ज़्यादा सोच समझ के अब जब आप सोसाइटी में रहते हैं तो आपको बाकी लोगों का भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है कि बाकी जो हमारे अल्फाज हैं उनका बाकी लोगों के ऊपर क्या असर होगा। तो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल बिहेवियर। एंड देयर कम्स डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल। ये डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल किसने एक्सप्लेन की थी? एरिक्सन ने एक्सप्लेन की थी। एरिक्सन क्या कहते हैं जी, कहते हैं कि इन्फेंसी क्या होती है, अर्ली चाइल्डहुड होती है, जिसमें फर्स्ट स्टेज फ्रॉम बर्थ एंड लीड्स टू 18 मंथ्स कॉल्ड इन्फेंसी। जो जैसे बच्चा पैदा होता है और 18 महीने तक उसको क्या कहते हैं, इन्फेंट कहते हैं। देन कम्स अर्ली चाइल्डहुड, 18 months to 3 years. Period of life between 18 months to 3 years comes in early childhood. Then comes play age. 3 to 5 years is the play age. फिर आपको पता है जी 5 साल के बाद बच्चे ने स्कूल जाना होता है, तो that comes to 6 to 12 years. Adolescence किसे कहते हैं जी, 12 से 18 साल। Young adulthood किसे कहते हैं, 18 से 35 साल। Middle adulthood किसे कहते हैं, 35 से 65 साल। और लेट अडल्टहुड किसे कहते हैं जी, 65 से डेथ। इधर से बहुत सारे एमसीक्यूज़ बनते हैं, तो आप लोगों ने इसको देख लेना है बच्चे। ये बहुत सारे बच्चों का एमसीक्यू गलत था, आप लोगों ने चाइल्ड की डेफिनेशन गलत लिखी हुई थी। आई रिमेंबर नवीद का रॉन्ग था, सिकंदर का रॉन्ग था और महबूब का रॉन्ग था। ये आप लोगों ने जो है ना इसको स्पेशल अटेंशन से देखना है, क्योंकि इसमें से काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ बनते हैं। देन कम्स जेनेटिक, कल्चरल एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर। बच्चे क्या होता है कि हमारी जो इन्वायरमेंट है और हमारा जो कल्चर है ये इकट्ठे काम कर रहे होते हैं, और इनका बड़ा स्पेसिफिक इन्फ्लुएंस होता है किसके ऊपर, ह्यूमन बिहेवियर पे एंड ह्यूमन की नेचर पे। अब जो चीज़ें उसको थ्रू जीन्स मिली हैं, जो पेरेंट्स के थ्रू उसमें आई हैं, दैट्स कॉल्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, वो कहते हैं ना इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें बच्चे इनहेरिटेंस में आती हैं, जैसे कि आपका ब्लड ग्रुप हो गया, आपकी हाइट हो गई, हेयर कलर हो गया, आपके ईयर लूब्स हो गए कि ज्वाइन है या सेपरेटेड हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी ट्रेड्स ऐसे होती हैं, यस डिजीज़ भी इनहेरिटेंस में मिलती हैं। तो इनका क्या, हमारी इन्वायरमेंट और हमारा कल्चर हम एक बंदे के बिहेवियर को चेंज करता है, इन्फ्लुएंस करता है। तो जेनेटिक इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय फ्रांसिस गैल्टन। फ्रांसिस गैल्टन क्या कहते हैं जी कि डेवलपमेंटल
changes takes place from embryonic stage to infancy, childhood, younghood, adulthood, and very old stages respectively. Genetic diseases, physiological disorders and benefits are all phenotypes ड्यू टू जेनेटिक इन्फ्लुएंस. वो कहते हैं कि इंसान की बॉडी में जो चेंजेस आ रही होती हैं कि वो बड़ा होता है, फिर बुढ़ापे की तरफ जाता है, ये और बीमारियां समटाइम्स होती हैं, समटाइम्स इसकी फिजियोलॉजी, जैसे इसका ब्लड ग्रुप हो गया, ये सारा कुछ क्या है, इसको जीन्स इन्फ्लुएंस करती हैं. और ये जीन्स वो कहाँ से लेता है, ये उसके पेरेंट्स से आती हैं. जीन थेरेपी, ये हम लोगों ने डिस्कस भी किया था. जीन थेरेपी क्या होती है, मैंने आप लोगों को बायोटेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट से बताया था. और हमने एक शीप डिस्कस की थी. उस शीप का नाम आपने मुझे बताना है कि वो कौन सी शीप थी जो सबसे पहले जिसकी जीन थेरेपी, जिसकी क्लोनिंग की गई थी और जिसमें स्पेसिफिक जीन्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, उसका नाम क्या है. जी, जीन थेरेपी में ये होता है कि हम रिप्लेस कर देते हैं फॉल्टी जीन्स को किन जीन से, हेल्दी जीन से. तो ये जीन थेरेपी बहुत इफ़ेक्टिव है. साइंस में इसके ऊपर बहुत रेवोल्यूशनरी काम भी हो रहा है कि अगर कोई ऐसी डिजीज़ इनहेरेंट कर रहा है जिससे उसकी पूरी ज़िंदगी अफेक्ट हो सकती है, तो वो वाली डिजीज़ को की जीन्स को बॉडी से निकाल के हेल्दी जीन से रिप्लेस किया जा सकता है. देन कम्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड कल्चर, कि आपके फ्रेंड्स वगैरह, आपकी इन्वायरमेंट, जिस तरह अगर इन्वायरमेंट में आप कह लें क्योंकि स्मोकर्स हैं तो उनको चांसेस ज़्यादा है कि एम्फिसेमा हो जाए. Another important factor that comes under social behavior and social behavioral sciences is the mental health and mental illness. बच्चे, जिस तरह फ़िज़िकल हेल्थ होती है उसी तरह मेंटल हेल्थ होती है. हमारे माशरे का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम लोग मेंटल हेल्थ को खातिर में ही नहीं लाते. हम कहते हैं कि बीमारी सिर्फ जिस्मानी होती है, जबकि देखा जाए तो बीमारी जो दिमागी बीमारी होती है, दैट्स मोर क्रूशल, दैट्स मोर क्रिटिकल. हम लोग इसको कभी भी हमारे सोसाइटी में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो इसको सीरियस लेते होंगे. आप अगर अपने घर में कह दें कि जी मुझे स्ट्रेस हो रहा है, तो आप सबसे पहले पेरेंट्स का रिस्पॉन्स होता है खाते पीते तुम लोगों को स्ट्रेस हो रहा है, क्या किस चीज़ की कमी है, तुम लोगों को स्ट्रेस हो रहा है. मतलब हमारे इधर सराउंडिंग में, हमारी इन्वायरमेंट में इस चीज़ को सीरियस लिया ही नहीं जाता. जबकि जिस तरह हम फिज़िकल इलनेस को ट्रीट करते हैं, मेडिसिन्स लेते हैं या कोई और रेमेडीज़ करते हैं बच्चे, इसी तरह हमें अपनी मेंटल हेल्थ के भी ख्याल रखना चाहिए. अगर हमारे पास कोई इंसान आ जाता है जो अपना इशू में बताता है हमारे साथ ये है, उसका मजाक उड़ाने से या उसको अपने से रिपेल करने से बेहतर नहीं है कि हम उसकी काउंसलिंग करें, बीइंग अ फ्रेंड, बीइंग अ ह्यूमन. और अगर हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें कि दुनिया में, बल्कि आजकल तो पाकिस्तान में भी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये मसला काफ़ी हद तक हल हो सकता है, क्योंकि लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं है. अवेयरनेस इसलिए नहीं है क्योंकि हम इस इशू को इशू समझते ही नहीं हैं. हम ये समझते ही नहीं है स्ट्रेस क्या होती है, एंजाइटी क्या होती है, फोबियाज़ क्या होते हैं. अब बहुत सारे इर्द गिर्द हमारे लोग होते हैं जिनको हाइट से फ़ोबिया होता है, जिनको पानी से फ़ोबिया होता है, जिनके और बहुत सारे फ़ोबियाज़ होते हैं. कुछ को एग्ज़ाम एंजाइटी होती है, कुछ को स्ट्रेस प्रॉब्लम होता है. लेकिन हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ये ड्रामे कर रहा है, इसके ड्रामे हैं. मतलब ये बड़ी कॉमन से बच्चे चीज़ें हैं जो हम लोग सीरियस नहीं लेते. और हम क्या करते हैं, हम एक इंसान को तबाही के दहाने पे ला के खड़ा करते हैं. और एक स्ट्रेस जो है बच्चे, वो चाइल्डहुड स्ट्रेस हो सकता है, अडल्टहुड स्ट्रेस हो सकता है, ओल्ड एज स्ट्रेस हो सकता है, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी बॉडी में चेंजेस आ रही होती हैं, हमारी हार्मोनल चेंजेस आ रही होती हैं. तो उन चेंजेस को हमारा माइंड सम टाइम एक्सेप्ट करने में टाइम लगाता है. तो हमें क्या चाहिए होता है, हमें सपोर्ट चाहिए होती है, कोऑपरेशन चाहिए होती है. किसकी? अपनी सोसाइटी की, फ्रेंड्स की एंड फैमिली की. तो बीइंग अ वेरी रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ अ सोसाइटी, ट्राई टू प्ले योर इफेक्टिव पार्ट इन सोसाइटी. अपना डिस्ट्रक्टिव पार्ट रोल प्ले ना करें. आपका जो रोल है वो सोसाइटी में क्या होना चाहिए बच्चे, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए.
बहुत सारे बच्चे मेंटल इलनेस हैं जिसमें एनजाइटी डिसऑर्डर्स आते हैं, मूड डिसऑर्डर्स में बाइपोलर आता है, डिप्रेशन और मेनिया आता है। मेनिया में तो ये होता है कि इंसान दीवाना हो जाता है, दीवानगी की हद तक वो बंदा जो है ना पागल हो जाता है। बाइपोलर डिसऑर्डर में ये होता है कि समटाइम्स उसका मूड जो है वो बहुत एस्केलेट कर जाता है, वो बहुत इलेटेड फील करता है, और समटाइम जो ऐसा पेशेंट होता है वो बहुत डिप्रेस्ड फील करता है। साइकोटिक डिसऑर्डर्स में बच्चे हेलुसिनेशंस होती हैं, ये कुछ लोग कहते हैं मुझे आवाज़ें आ रही हैं या इस तरह हो रहा है, उसको बहुत ज़्यादा नज़र के धोखे होते हैं, उसको समटाइम्स कुछ लोग भी नज़र आना शुरू हो जाते हैं। देन कम्स डिलूजन्स और शिज़ोफ्रेनिया, साइकोटिक डिसऑर्डर्स, ये सब कुछ किस में आता है जी, मेंटल इलनेस में आता है। ईटिंग डिसऑर्डर्स में एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा एंड बिंज ईटिंग होती है। एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है, फियर ऑफ गेटिंग फैट। ये फीमेल्स में बहुत ज़्यादा होता है, उनको इतना ज़्यादा फियर होता है कि कहीं वो मोटी ना हो जाएं, तो समटाइम्स तो हॉस्पिटल में उनको TPN लगवाना पड़ता है ताकि उनकी न्यूट्रिशन नीड पूरी हो सके। देन कम्स बुलिमिया नर्वोसा, कि इंसान इतना खाता है कि बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है। और फिर जी बुलिमिया नर्वोसा में एक चीज़ ये भी होती है कि कांस्टेंट ईटिंग इंसान करता है, उसको ये नहीं पता चलता कि मैंने कितना खाया नहीं खाया, बस उनको एक फीलिंग आती है कि आई वांट मोर, मुझे और खाना है। और बिंज ईटिंग क्या होती है बच्चे, थोड़े थोड़े टाइम के बाद भूख ना भी हो तो खाना, दैट्स बिंज ईटिंग। एडिक्शन डिसऑर्डर्स में हमारे पास आते हैं क्या, कौन कौन से आते हैं बच्चे, पायरोमेनिया, क्लिप्टोमेनिया एंड कंपल्सिव गैम्बलिंग। बच्चे क्लिप्टोमेनिया जो है वो चीज़ें चोरी करने वाला फोबिया होता है, पायरोमेनिया चीज़ों को आग लगाना, ये भी एक फोबिया होता है, और कंपल्सिव गैम्बलिंग के जुआ, जो लोग आदी होते हैं जुआ खेलने के, दैट कम्स अंडर कंपल्सिव गैम्बलिंग। अच्छा, इसकी ट्रीटमेंट क्या हो सकती है, इसकी ट्रीटमेंट बच्चे वो भी हो सकती है, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी हो सकती है और नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी हो सकती है। अच्छा, इनिशियल असेसमेंट में क्या होता है कि पेशेंट जो है वो डाउन फील कर रहा है, उसको नींद अच्छे से नहीं आ रही हो, और उससे क्या हो रहा है, फोकस नहीं किया जा रहा। अब आप लोग इस 3 पैरामीटर्स को देख के कि ये मत कह दीजिएगा जी कि हमें भी स्ट्रेस और एनजाइटी है और डिप्रेशन है, इसकी मल्टीपल रीजंस और भी हो सकते हैं। इट माइट बी योर फोन और इंटरनेट दैट डोंट लेट यू स्लीप। तो ये 3 पैरामीटर्स काफ़ी नहीं है, बहुत सारे इनिशियल असेसमेंट के लिए 3 पैरामीटर्स हैं, लेकिन एक कंप्लीट असेसमेंट के लिए यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर और साइकियाट्रिस्ट। देन कम्स रोल ऑफ साइकियाट्रिस्ट एंड जनरल प्रैक्टिशनर्स। बच्चे इसमें रोल ऑफ साइकियाट्रिस्ट क्या है कि साइकियाट्रिस्ट क्या करेगा, वो अपनी सर्विसेज देगा पब्लिक हेल्थ यूनिट्स में और प्राइवेट हेल्थ यूनिट्स में और कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विसेज में, और क्या करेगा जी, साइकोथेरेपी और काउंसलिंग करेगा। इसमें अब साइकोथेरेपी काउंसलिंग में क्या फ़र्क है, काउंसलिंग इज़ अ साइंस, साइकोथेरेपी इज़ एन आर्ट। Counseling has its basis, principle, logic, certain characteristic. Through the counselor help the patient individual to solve his problems. और साइकोथेरेपी क्या होती है, इसमें साइकेट्रिक ऐसे मेथड इस्तेमाल करता है कि जो पेशेंट का मसला होता है उसको हेल्प करता है कि वो उसको सॉर्ट आउट कर सके, दैट इज़ साइकोथेरेपी। कहते हैं ना ब्रेन वॉशिंग एक तरह से करना, कि पेशेंट की नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स की तरफ लेके आना। और काउंसलिंग दूसरी तरफ में क्या है कि किसी इंसान को आप बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं, काउंसल करना, कि अगर कोई बच्चा प्लान कर रहा है कि मैं एग्ज़ाम क्विट कर देता हूँ तो उसको साइकोथेरेपी की ज़रूरत नहीं है, उसको काउंसलिंग की ज़रूरत है। वाइल ऑन द अदर हैंड किसी इंसान में ये फोबियाज़ हैं या कुछ इस तरह, तो उसको क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, उसको ज़रूरत है साइकोथेरेपी की। तो कितने टाइप की होती हैं जी ये थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है, इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी होती है, डायलैक्ट्रिक बिहेवियर थेरेपी। ट्रीटमेंट विद मेडिकेशंस में हम एंटी डिप्रेसेंट्स देते हैं, एंटी साइकोटिक मेडिसिन और मूड स्टेबलाइजिंग मेडिकेशन करते हैं। देन कम्स मेंटल डिजीजेज। मेंटल डिजीज़ में बच्चे आती हैं सबसे पहले एपिलेप्सी। एपिलेप्सी में ब्रेन डिसऑर्डर है जिसमें पर्सन एक्सपीरियंस रिपीटेड सीजर्स ओवर टाइम। जैसे नुक्ते आम में कहते हैं जी पेशेंट को दौरे पड़ते हैं, उसकी ब्रेन एक्टिविटी डिस्टर्ब होती है, क्यों, क्योंकि वो जो नर्व ट्रांसमिशन होती है उसमें ब्रेक डाउन आ जाता है। और इसकी कॉजेज़ क्या होती हैं, चेंजेस इन ब्रेन टिश्यू,
ब्रेन के टिश्यू में जो है वो चेंजेस आती हैं और ब्रेन जो है वो नॉर्मल के बजाय अब नॉर्मल सिग्नल्स भेजना शुरू कर देता है. देन कम्स एनजाइटी. एनजाइटी जो है माइल्ड भी होती है और स्वेयर भी होती है. डिप्रेशन इज़ a common disorder or it's a constant feeling of sadness, feeling being alone. और इसकी ट्रीटमेंट में हम लोग देते हैं एंटी हाइपरटेंसिव्स भी देते हैं समटाइम. पेशेंट का ब्लड प्रेशर जिनका हाई होता है दैट आर एट हाई रिस्क ऑफ गेटिंग डिप्रेशन. और उसके अलावा क्या है जी, बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं. उन लोगों में डिप्रेशन बहुत होता है जिन्होंने अपनी आंखों से वॉर देखी होती है, जंग देखी होती है. फिर गुर्बत, मुफलिसी. बहुत सारे बच्चे ऐसे लोग हैं हमारे मुल्क में जो गुर्बत की लकीर से भी नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं. ये कहना बड़ा आसान होता है कि गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं. कभी आप चले जाके देखना तो बहुत दूर की बात है, कभी आप ऐसे गूगल कर लेना कि जो लोग इस तरह रह रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी नॉर्मल इंसान को रात को नींद आ सकती है उनको देख के. तो कुछ लोग जो एक्स्ट्रा सेंसिटिव होते हैं वो ऐसे लोगों को देख के भी, या कुछ लोग जो ये सब कुछ एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं. और इस तरह फिर कुछ एक्सट्रीमिस्ट पैदा हो जाते हैं, कुछ फिर उनमें डिफरेंट बिहेवियरल एटीट्यूड्स आ जाते हैं. फोबियाज़ बहुत किस्म के होते हैं. एग्रोफोबिया भी होता है बच्चे. और ये होता है कि समटाइम जिनको ये फोबियाज़ होते हैं उनको फिर पैनिक अटैक्स आते हैं. Schizophrenia, then comes panic disorder. बच्चे ये सारा कुछ आता है इसमें हमारी सोशल बिहेवियर एंड साइकोलॉजी में. अब ट्रेडिशनल एंड होलिस्टिक मेडिसिन में डिफरेंस है. एलोपैथिक मेडिसिन जो डिजीज़ के पार्ट को ट्रीट करती हैं, होलिस्टिक मेडिसिन एम एट रिस्टोरिंग हेल्थ. देन कम्स बायोसाइकोसोशल मॉडल. बायोसाइकोसोशल मॉडल में कौन सी 3 चीज़ें हैं? बायोसाइकोसोशल मॉडल में 3 चीज़ें हैं, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल. अब ये क्या करता है? ये हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज़. ठीक है. और फिर उस डिजीज़ की डिटर्मिनेंट्स को अंडरस्टैंड करने के बाद उसका ट्रीटमेंट भी प्रपोज करता है और पैटर्न ऑफ हेल्थ केयर भी प्रपोज करता है. ठीक है. तो दिस इज अ बायोसाइकोसोशल मॉडल विच यूजेस द कंसेप्ट ऑफ सिस्टम थ्योरी दैट वाज प्रपोज्ड बाय जॉर्ज एंजल in 1977. George Angel was a famous American psychiatrist who was born in 1977. and इन्होंने जो बेसिक कंसेप्ट यूज़ किया था वो यूज़ किया था सिस्टम थ्योरी का. और इसकी 3 जो हैं वो BPS से आप याद रख सकते हैं बायोसाइकोसोशल मॉडल को. B फॉर बायोलॉजिकल. बायोलॉजिकल में हम क्या स्टडी करते हैं? स्ट्रक्चरल, बायोकेमिकल एंड मोलेकुलर एस्पेक्ट ऑफ डिजीज़. साइकोलॉजिकल सिस्टम में हम क्या डिस्कस करते हैं? रोल ऑफ पर्सनालिटी, एटीट्यूड, इमोशन, एट्रीब्यूट्स एंड अदर डायनामिक फैक्टर्स ऑन जेनेसिस ऑफ इलनेस. सोशल सिस्टम में हम क्या डिस्कस करते हैं? Society, culture, family, religion and social forces on etiology and management of illness. So this was all for today. बाकी जो नेक्स्ट पोर्शन है हमारा इस चैप्टर का वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे. कुछ नहीं समझ आता तो डू लेट मी नो. बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.